Assalamu alaikum students, welcome to the AMS High School. I hope you will be fine. Now, today we start the lecture number 4. बाब नंबर 2 अरियाकारी। अरियाकारी से मुराद है किसी पोशीदा चीज़ का ज़ाहिर हो जाना, छुपी हुई चीज़ का ज़ाहिर हो जाना। जैसा कि हम इस किताब में ज़मीन के मुतालिक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर अरियाकारी से मुराद ज़मीन की अरियाकारी मीन ज़मीन में छुपी हुई चीज़ों का ज़ाहिर हो जाना। और ये कैसे ज़ाहिर होती हैं, हम इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अरियाकारी और इसकी इक़साम: ज़मीन के बलाई सतह के टूटने फूटने और इसके ज़ेरी हिस्सों मतलब कि नीचे वाले हिस्सों की सतह ज़ाहिर होने के अमल को अमले अरियाकारी कहते हैं। ज़मीन की बलाई सतह मीन जो इसके ऊपर वाली जो तह है, बाज़ औक़ात किसी नागहानी आफत की बिना पर तोड़ फोड़ हो जाती है। इस तोड़ फोड़ की वजह से इसकी तह में छुपी हुई चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती है। इस सारे अमल को अरियाकारी कहते हैं। तो यहाँ पर सवाल भी बनता है कि अरियाकारी की तारीफ़ करें, तो आप इसका जवाब में इस डेफिनेशन को लिखेंगे। लिहाजा जो ही ज़मीन की अंदरूनी ताकतें सतह ज़मीन का कोई एक हिस्सा बुलंद करती हैं, इसके बिरूनी अवामिल जैसा कि दरिया, ग्लेशियर, हवा, सूरज की गर्मी और पाला इसकी सतह को हमवार करने के लिए इसकी काट छांट शुरू कर देते हैं और हासिल शुदा शिकस्ता मवाद को अपनी असली जगह से उठाकर नए मुकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर देते हैं। इस तरह सतही नकूश की तोड़ फोड़ और अमले इंतकाल से मुराद है एक चीज़ को दूसरी जगह पर ले जाना, अरियाकारी कहा जाता है। अरियाकारी या शिकस्त और रेखत की इस्तिलाह इन तमाम अवामिल को बयान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है जो ज़मीन की सतह को तोड़ते हैं, ज़मीनी मवाद को ज़ाया करते हैं और इसको किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर देते हैं। अरियाकारी की दर्ज झेल 3 इक़साम हैं। इनको अरियाकारी के तरीके भी कहा जाता है। तो आपने इस पॉइंट में अरियाकारी को जाना कि किस तरह से ज़मीन की जो बलाई सतह है, जब उस पर तोड़ फोड़ का अमल शुरू हो जाता है तो इसकी नीचे वाली तहें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। जब ज़मीन की अंदरूनी ताकतें किसी भी एक हिस्से को ऊपर की जानिब दरारों या शिकाफों की मदद से बाहर की जानिब धकेल देती हैं, तो इसकी बुरूनी अवामिल जिसे कुदरती अवामिल भी कहा जाता है, जिसमें दरिया है, दरिया का पानी भी बहाकर अपने सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। हवा के ज़ोर से भी तमाम चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। ग्लेशियर पहाड़ों पर जब बर्फ़ पड़ती है और जब गर्मी आती है, दर्जा हरारत बढ़ जाता है, तो वही बर्फ़ानी जो तोदे हैं वो पिघल कर नीचे की जानिब गिरना शुरू कर देते हैं। इस तरह से ग्लेशियर्स भी, सूरज की गर्मी और पाला, ये तमाम चीज़ें उसकी काट छांट करती रहती हैं, उसकी सतह को हमवार करते रहते हैं। और जो काट छांट का जो बाकी मवाद है, ज़ाया शुदा मवाद है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल कर देते हैं। इस सारे अमल को अरियाकारी कहा जाता है। अब अरियाकारी की 3 इक़साम हैं। तो पहला पॉइंट है अमले फरसूदगी, दूसरा ज़मीनी कटाव और तीसरा तोदी ज़ियां। हम बारी बारी करके इन तमाम चीज़ों के बारे में तफसीलात से पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें हमारा आता है अमले फरसूदगी। अमले फरसूदगी से मुराद चट्टानों का टूट फूट कर छोटे छोटे ज़रात में तब्दील होना है। इसके अमल का इन्हिसार ज़्यादातर बालवास्ता या बिला वास्ता मौसम के अनासर, सूरज की तपिश और रेजिश से मुराद बारिश और बर्फ़बारी पर होता है। तपिश और रेजिश के अलावा हवाई कुर्रे की गैस, पाला, हैवानात और नबातात इसके दीगर कारकुन हैं। जैसा कि हमने अरियाकारी में पढ़ा था कि अरियाकारी से मुराद चीज़ों की तोड़ फोड़ है, चट्टानों की तोड़ फोड़ और बिरूनी अवामिल का इनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, ये सारा अमल अरियाकारी कहलाता है। इस अमले फरसूदगी में एक बात आपको ज़हन नशीन रहे कि अमले फरसूदगी में सिर्फ चट्टानों को छोटे छोटे ज़रात में तोड़ा जाता है इस पूरे अमल में। और इस पूरे अमल में जो चीज़ें इसकी हेल्प आउट करती हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, उसमें मौसम के अनासिर हैं, गर्मी, सर्दी, ये तमाम चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से भी चट्टानों के टूट जाती हैं।
सर्दी की वजह से भी चट्टानें टूट जाती हैं। सूरज की तपिश जैसे कि रेजिश है, बारिश है, बर्फबारी है, बारिश का पानी भी मुसलसल किसी चीज़ पर लगातार पड़ता रहता है तो हम जानते हैं कि वो टूट जाती है। किसी कोई चीज़ के ऊपर अगर पहाड़ है, पत्थर है, मुसलसल पानी का बहाव उस पर रहता है तो वो चट्टान पत्थर टूट जाता है। जैसे कि एक लोहे का कील है, अगर एक लोहे के कील को किसी बाहर रख दिया जाए, उस पर मुसलसल आबी बुखारात जो ड्यू ड्रॉप्स हैं वो मुसलसल गिरते रहते हैं तो वो जंग आलूद होना शुरू हो जाती है वो कील। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो जंग जो है उस लोहे को खा जाता है और वो लोहे की जो कील है वो आसानी से टूट जाती है। इसी तरह से चट्टान, पत्थर वगैरह हैं, ये भी टूट जाते हैं। इसके अलावा जो इसके अनासिर हैं, उसके अलावा हवाई कुर्रे की गैस है, पाला है, हैवानात मतलब कि जानवर, नबातात, मीन, पौधे वगैरह भी शामिल हैं। अब अम्ल फरसूदगी की भी 3 इकसाम हैं। जो नंबर 1 पर है तबई मैकेनिकी अम्ल फरसूदगी, मीन फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। अब ये कैसे होती है? तबई अमल फरसूदगी का अमल ज़्यादातर खुश्क और सर्द खित्तों में होता है। खुश्क और गर्म सहराई इलाकों में दिन के वक्त दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा होता है और रात के दौरान नुमाया कमी के बायस चट्टानें एक के बाद दीगरे फैलती और सुकड़ती हैं। इस तरह चट्टानों के अंदर टूट फूट का अमल शुरू हो जाता है और आखिरकार वो रेजा रेजा हो जाती हैं। जब कोई एक चीज़ सुकड़ती है, सुकड़ने के फ़ौरन बाद फैल जाती है, सुकड़ना फैलने का ये अमल मुसलसल जारी रहता है तो वो टूट जाता है। इसी तरह से तबई मैकेनिकी अमल फरसूदगी के अमल में चट्टानें रात के वक्त सख्त हो जाती हैं, सुकड़ जाती हैं और दिन के वक्त दर्जा हरारत में नुमाया इजाफे की वजह से वो फैल जाती हैं। इस तरह से फैलना और सुकड़ना उनके टूटने का बाइस बन जाता है। पानी की एक खुसूसियत ये भी है, जब ये जमता है तो इसका हुजम पहले की निस्बत बढ़ जाता है, मतलब इसका वज़न ज़्यादा हो जाता है। इस तरह पानी के चट्टानों के जोड़ों, दरारों और मुसामों में पहुंचकर जमने के बाद फैलने से चट्टानें टूट जाती हैं। पानी के बराबर मुंजमद होने मतलब कि जमने और फैलने से सख्त आतिशी चट्टानें भी रेजा रेजा हो जाती हैं, टूट जाती हैं। वस्ती अर्ज बल्द और ख़ास तौर पर बुलंद पहाड़ी इलाकों में पाला तबई अमले फरसूदगी का एक अहम कारकुन है। यहाँ रोज़ाना दिन में पानी पिघलता है और रात को जमता है। बार बार के इस अमल से चट्टानें रेजा रेजा हो जाती हैं। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में पाले का ये अमल चट्टानों की फरसूदगी का बायस बनता है, मतलब कि उसके तोड़ फोड़ का अमल का बायस बनता है। चट्टानों के बलाई हिस्सों का बोझ इनके ज़ेरी हिस्सों पर पड़ता है। ऊपर वाली तहें का जो वज़न है वो नीचे वाली तहों पर जब पड़ता है, जब ज़मीन की सतह पर मौजूद बोझ को दरिया, ग्लेशियर और हवा कहीं और मुंतकिल कर देते हैं तो ये ज़ेरे ज़मीन चट्टानें नतीजतन ऊपर की जानिब उभरती हैं, जिसकी वजह से इसकी बलाई तहें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। नंबर 2 कीमियाई अमले फरसूदगी, मीन केमिकल वेदरिंग। चट्टानें मादनियात का मजमुआ होती है, जो हमने अपनी पिछली क्लास में भी जाना। जब ये मादनियात पानी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से मुतासिर होती हैं तो रद्द अमल के दौरान इनमें कीमियाई तब्दीलियाँ पैदा होती हैं, केमिकल रिएक्शन होता है। ये तब्दीलियाँ चट्टानों को कमज़ोर कर देती हैं और आखिरकार टूट फूट जाती हैं। लिहाजा कीमियाई तौर पर चट्टानों की शिकस्त और रिखत मतलब कि उनकी तोड़ फोड़ को कीमियाई अमले फरसूदगी कहते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन, कीमियाई अमले फरसूदगी किसे कहते हैं, ये पूरा आप उसके अंदर ये लिख सकते हैं इसका जवाब। चट्टानों की मादनियात में पानी की शमूलियत से कीमियाई अमल होता है, जिसको आबे पाशीदगी कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस भी कहते हैं। आबे पाशीदगी मुख्तलिफ सवाल बना ले यहाँ पर। जब बारिश का पानी चट्टानों के जोड़ों, दरारों और मुसामों में दाखिल होता है तो नमकियात और मादनियात के हल होने से एक महलूल बनता है। जैसे कि हम जानते हैं ना कि चट्टानी मादनियात का मजमुआ है, इस तरह से पानी में नमकियात मौजूद होते हैं। जब पानी इनके दरारों मुसामों में दाखिल होता है तो नमकियात और मादनियात का एक कम्बिनेशन बन जाता है, एक महलूल बन जाता है। ये महलूल बाकी मादा चट्टानों को कमज़ोर कर देता है, जिससे चट्टानें रेजा रेजा हो जाती हैं, मीन टूट जाती हैं।
جیسا کہ ہم نے اپنے پہلے پوائنٹ طبی یا میکینکی عمل فرسودگی میں دیکھا تھا کہ چٹانیں توڑ پھوڑ کا شکار ہو رہی تھیں، لیکن اس میں صرف توڑ پھوڑ ہو رہی تھی، اور کیمیائی عمل فرسودگی میں ایک نیا کیمیکل ریئیکشن ہو رہا ہے، ایک نئی طریقے سے توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، ایک نئی چیز بن رہی ہے۔ طبی میں صرف اور صرف چیزیں ٹوٹی تھیں، چٹانیں ٹوٹی تھیں، اور کیمیائی عمل فرسودگی میں ایک نیا کیمیکل ریئیکشن بھی ہو رہا ہے۔ یہاں پر ایک وہی ایگزامپل ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے۔ اگر کوئی لوہے کی کیل عرصہ دراز تک باہر پڑی رہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے، اس زنگ کے متواتر اضافے سے کیل اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ بآسانی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس طرح ایسی چٹانیں جن میں لوہے کا عنصر موجود ہو عمل تکسید آکسیڈیشن سے ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔ چونے کے پتھر کی چٹان میں زیادہ تر کیلشیم کاربونیٹ پایا جاتا ہے۔ جب بارش کا پانی اس چٹان پر پڑتا ہے تو اس کی تیزابیت سے کیلشیم کاربونیٹ میں کیمیائی تبدیلی آتی ہے۔ پانی پڑتا ہے کیلشیم کاربونیٹ کے اوپر تو ایک تیزابیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ کیلشیم بائی کاربونیٹ بن جاتا ہے جو پانی میں فوراً حل ہو جاتا ہے۔ پانی ان معدنیات کو بہا کر لے جاتا ہے۔ کیمیائی عمل فرسودگی کے اس عمل کو کاربونیشن کہتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کا سوال کاربونیشن کسے کہتے ہیں، تو پورا پوائنٹ آپ اس کے اندر جواب دیں گے۔ نمبر 3، نامیاتی یا حیاتیاتی عمل فرسودگی، آرگینک یا پھر بایولوجیکل ویدرنگ۔ درختوں اور جھاڑیوں کی جڑیں جب چٹانوں کی دراڑوں اور جوڑوں تک پہنچ جاتی ہیں تو ان کے بڑھنے سے ان چٹانوں کو ناقابل برداشت قوت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نتیجتاً یہ چٹانیں ٹوٹ جاتی ہیں اور ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ طبعی طور پر نامیاتی عمل فرسودگی کی پودوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بہت آسان سا پوائنٹ ہے ہمارا کہ درختوں اور جھاڑیاں جب ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور چٹانوں کے پر پہنچ جاتی ہیں، ان کے قد کے برابر پہنچ جاتی ہیں، تو ان کے بوجھ کی وجہ سے چٹانیں گر جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں۔ سطح زمین پر مختلف اقسام کے جانور جن میں چوہے، خرگوش، کیڑے مکوڑے، چیونٹیاں اور دیمک وغیرہ اپنے بل بنانے کے لیے چٹانوں میں سوراخ بناتے ہیں۔ ان سوراخ بنانے کے عمل سے چٹانیں کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں اور ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ سطح زمین پر مٹی میں رینگنے والے کیڑے اور بیکٹیریا کے سانس لینے کے عمل کے دوران خارج ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ مٹی میں موجود پانی کی شمولیت، پودوں کے گلنے سڑنے اور جانوروں کے مر جانے سے ہلکی قسم کا کاربنک تیزاب بن جاتا ہے، جو خاص طور پر چونے کے پتھر کی چٹانوں کی شکست و ریخت میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، جیسے کہ ہم نے اوپر والے پوائنٹ میں پڑھا تھا۔ اس طرح نامیاتی فرسودگی کیمیائی طور پر عمل میں آتی ہے۔ انسانی سرگرمیوں سے بھی نامیاتی فرسودگی کئی طریقوں سے ہوتی ہے۔ کیمیائی طور پر مصنوعی اشیاء بنانے سے فضائی آلودگی میں پیدا ہوتی ہے، جیسے کہ آج کل فیکٹریوں میں سے مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں ہوا کو گرد آلود کر رہا ہے، جو کہ بعد میں تیزابی بارش کی وجہ سے چٹانوں کی فرسودگی کا باعث بنتی ہے۔ کان کنی سے نامیاتی فرسودگی طبعی اور کیمیائی دونوں طریقوں سے ہوتی ہے۔ کان کنی کے دوران چٹانوں کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے، جو کہ طبعی فرسودگی ہے، صف ٹوٹتا ہے۔ کھودنے کے عمل سے چٹانوں کی مخفی تہیں، مخفی سے مراد چھپی ہوئی تہیں ظاہر ہو جاتی ہیں، جو کیمیائی فرسودگی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ کھیتی باڑی اور مصنوعی کھادوں کے استعمال سے بھی چٹانیں توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم نے عمل فرسودگی کے 3 پوائنٹ پڑھے، وہیں عمل فرسودگی کی 3 اقسام پڑھی: طبعی عمل فرسودگی، کیمیائی عمل فرسودگی، اور تیسرا پوائنٹ نامیاتی یا حیاتیاتی عمل فرسودگی۔ تو آپ کا تفصیلی سوال نمبر 3، عمل فرسودگی کی اقسام بیان کریں، تو آپ اس میں ان تینوں پوائنٹس کو ڈسکرائب کریں گے۔ دوبارہ سے دہرا رہی ہوں، تفصیلی سوال نمبر 3، عمل فرسودگی کی اقسام بیان کریں۔ اس طرح سے آپ کا مختصر سوال بھی عمل فرسودگی سے کیا مراد ہے، وہ بھی آپ کا اس میں جواب آ جائے گا۔ اس طرح سے تفصیلی سوال نمبر 2 بھی ہے، چٹانوں کے ٹوٹنے کی وجوہات بیان کریں۔ چٹانوں کے ٹوٹنے کی وجوہات بیان کریں، تو آپ اس سوال کے جواب میں بھی ان تینوں پوائنٹس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں۔